नमस्ते विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, उन स्रोतों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमने पॉइंट नंबर फर्स्ट शुरू किया था साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के अंदर हमने जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, आरण्यक, इनको अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद में अपन ने बौद्ध जो ग्रंथ हैं उन बौद्ध ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंदर भी अगर हम देखें तो जो त्रिपिटक हैं उन त्रिपिटकों को अपन ने अध्ययन किया था, जातक कथाओं का अध्ययन किया था और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में हमने जैन जो ग्रंथ हैं उन जैन ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया था और जैन ग्रंथों के बाद में अपन ने लौकिक जो साहित्य हैं उन लौकिक साहित्यों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। और लौकिक साहित्यों के अंदर हमने ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं, कौन से ऐतिहासिक एवं जीवन चरित्र पर जो आधारित ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को अपन ने पढ़ लिया था। आज हम राजनीतिक जो ग्रंथ हैं, जो राजनीतिक ग्रंथ हैं उनके बारे में, काव्य के बारे में, नाटकों के बारे में और कथा साहित्य तथा अन्य जो साहित्य हैं उन साहित्यों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे विदेशी साहित्य। विदेशी जो वृत्तांत हैं उन विदेशी वृत्तांतों के अंदर अपन पढ़ेंगे जो चीनी यात्री आए थे, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों के बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ में जुड़ जाइए और हम अपनी शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पूर्व मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि आपको मैं जिस प्रकार से यहाँ बोर्ड पर लिखता हूँ आप अपने सेल्फ नोट्स भी बनाइए मेरे साथ साथ में। ये जो नोट्स हैं वो आपके बहुत ही काम में आएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं राजनीतिक ग्रंथ। कौन से ग्रंथ? राजनीतिक ग्रंथ। कल हमने जहाँ पर स्टॉप किया था आज वहीं से हम शुरू करते हैं राजनीतिक ग्रंथ। देखो, राजनीतिक ग्रंथ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ माना जाता है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं जिनका नाम है चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, उन कौटिल्य ने राजनीति से संबंधित अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम से तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह अर्थ यानी कि व्यापार वाणिज्य से संबंधित विषय होगा, लेकिन नहीं, ये जो विषय है वो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित नहीं है। यह नीति निर्देशों से संबंधित है, यह राजनीति से संबंधित विषय है। और इसका लेखक जो है वो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक वृहद भारत का शासक बनाया था, जिसकी वैज्ञानिक सीमा को न अंग्रेज लांघ सके और न ही आज हम लांघ सके हैं और न ही हम वहां कभी पहुंच पाए हैं। इसे इतने बड़े वृहद भारत का शासक बनाया था इस कौटिल्य ने, और उसी कौटिल्य ने अपनी नीतियों के आधार पर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। साम दाम दंड भेद सारी नीतियां उन्होंने अपना ली थी। देखते हैं अपन इन चाणक्य के बारे में कि चाणक्य ने रचित अर्थशास्त्र, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन एवं प्रशासन को समझाने के लिए मुख्य स्रोत है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन और प्रशासन है उसको समझाने के लिए, समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कौन सा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र शताब्दियों तक राजनीति का मान्य ग्रंथ रहा। कामंदक ने अपने नीतिसार में अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों का संकलन किया है। ठीक है विद्यार्थियों, अब अपन इसको नोट कर लेते हैं। देखो, राजनीति से संबंधित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? चाणक्य ने की है। अर्थशास्त्र के अंदर किसका उल्लेख मिलता है? तो अर्थशास्त्र के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो शासन संचालित किया गया था, उस शासन संचालन की जो नीतियां थी उन नीतियों का उल्लेख किया गया है इसके अंदर। और हमें मौर्यों के बारे में भी, यानी कि मौर्य का जो प्रशासन चल रहा था, साम्राज्य जो जिस प्रकार से चल रहा था, जिस प्रकार से वो नीतियां अपना रहे थे, उन नीतियों के बारे में उल्लेख किया गया है। सोचो, वह चंद्रगुप्त मौर्य जिसके पास में कुछ नहीं था, जंगल के अंदर खेलते हुए बालक को चाणक्य ले गए थे और उन्हीं चाणक्य ने अपनी नीतियों के दम पर
चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बना दिया था, तो उनकी नीतियां भी तो इतनी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, उनका ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण होगा आप सोच सकते हैं। और जो अर्थशास्त्र है वो शताब्दियों तक राजनीति का एक मान्य ग्रंथ माना गया है, राजनीति का एक मान्य और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। तो इसे नोट कर लेते हैं अपन। चाणक्य रचित चाणक्य रचित अर्थशास्त्र, चाणक्य रचित अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखा गया, राजनीति पर लिखा गया, राजनीति पर लिखा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राजनीति पर लिखा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। यह चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन को समझने के लिए मुख्य स्रोत है। शासन प्रशासन को समझने के लिए मुख्य स्रोत है। मुख्य क्या है? स्रोत है। अर्थशास्त्र शताब्दियों तक अर्थशास्त्र शताब्दियों तक राजनीति का मान्य ग्रंथ था या मान्य ग्रंथ रहा है। मान्य ग्रंथ रहा। कादम्बक ने अपने नीतिसार कादम्बक ने अपने नीतिसार में अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों का उल्लेख किया है। ठीक है, उल्लेख किया है। चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? समझ लेते हैं, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? अर्थशास्त्र। कौन सा लिखा है? अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन और प्रशासन का जानने के लिए जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जो है वह सदियों तक
शताब्दियों तक राजनीति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है और कामंदक ने अपने नीतिसार में भी अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों का वर्णन किया है। ठीक है विद्यार्थियों, अब अपन आगे बढ़ते हैं काव्य। आगे देखते हैं अपन काव्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। काव्य, अनेक काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिक महत्व की जानकारियां मिलती हैं। अनेक काव्यों के अंदर हमें इतिहास को समझने के लिए और ऐतिहासिक महत्व की बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। किसके अंदर? काव्यों के अंदर। कालिदास, बाण, माघ, भारवी, क्षेमेंद्र, दंडी जैसे कवि हुए हैं जिन्होंने अनेक काव्यों को लिखा है तथा उसके अंदर ऐतिहासिक सूचनाओं को संदर्भित भी किया गया है। ठीक है, तो काव्यों से अनेक काव्य ग्रंथों से अनेक काव्य ग्रंथों से हमें ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं। अनेक ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं। अब ये जो काव्य हैं वो लिखने वाले कौन हैं? कालिदास, बाण, भारवी, दंडी, क्षेमेंद्र। कालिदास, बाण, भारवी, दंडी, क्षेमेंद्र और माघ जैसे कवि हुए हैं, जैसे कवि हुए हैं जिनके काव्यों में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। अनेक काव्य ग्रंथों से हमें ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं जिसमें कालिदास, बाण, भारवी, दंडी, क्षेमेंद्र और माघ जैसे कवि हुए हैं जिनके काव्यों में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। अगर कोई विद्यार्थी पीछे रह जाता है तो वीडियो को बीच में रोक लें या बैक कर लें और फिर नोट कर सकते हो आप। अब अपन आगे बढ़ते हैं नाटक। हाँ, अपन देखते हैं नाटकों के बारे में। नाटक कालिदास के नाटक। देखो, कालिदास
कहते हैं कि बहुत ही मूर्ख व्यक्ति था। कालिदास कैसा था? बहुत ही मूर्ख व्यक्ति था, उसको कुछ नहीं आता था। वह जिस डाली पर बैठता उसी डाली को काटता था। वह जिस डाली पर बैठता उसी डाली को काटता था। फिर क्या होता है कि एक बार एक राजा था, उसकी एक पुत्री थी, बहुत ही विद्वान थी, बहुत ही विद्वान थी। तो उसने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मेरे योग्य हो। तो राजा ने आसपास के, अपने साम्राज्य के आसपास के और पूरे भारतवर्ष के सभी शासकों को बुलाया, जितने भी विद्वान पंडित हैं सभी को बुलाया। सबको बुलाते हैं और फिर वह जो राजकुमारी है वह सबकी परीक्षा लेती है, यानी कि सबसे शास्त्रार्थ करती है, सबसे प्रश्न पूछती है। तो वह जितने भी विद्वान थे कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया उनसे, सब परास्त हो गए। तो फिर राजा के जो सैनिक थे उनको यूं लगा, यार ये तो हमें बहुत परेशान कर रही है, हम कहाँ से ढूंढ करके लाएं इसके योग्य। तो इतने में जा रहे थे और ये कालिदास महाशय बैठे थे डाली पर और उसी डाली को काट रहे थे। उसी डाली को काटते हैं और डाली सहित नीचे गिरते हैं। ऐसे व्यक्ति को उठा करके ले आए और कालिदास को बोला कि आपको बोलना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इशारे करने हैं। हाँ हाँ मैं सिर हिलाना है बस, हाँ इस प्रकार से, और ठीक है। तो जब वहाँ राज दरबार में लाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही महान विद्वान पंडित है, इनसे शास्त्रार्थ कीजिए। अब क्या होता है कि वो प्रश्न पूछती है, उसको समझ में आता नहीं है, वो सिर्फ हाँ और ना में गर्दन हिलाता है। और उसने जो प्रश्न पूछे उन सभी प्रश्नों के जवाब इसके द्वारा सही दिए गए, क्योंकि ना और हाँ में ही गर्दन हिलानी थी। तो उसके साथ में विवाह कर लिया। जब विवाह हो जाता है और दोनों एक कमरे के अंदर होते हैं, महल के कमरे के अंदर होते हैं, और झरोखे के द्वारा जो खुला हुआ स्थान था, तो सामने के सामने ऊंट जो था वह अपने क्रियाक्रम कर रहा था। ऊंट यानी कि घास खाना वगैरह कर रहा था। तो इन्होंने जैसे ही ऊंट को देखा और सीधे मतलब आम भाषा के अंदर ही उस ऊंट का नाम ले लिया और ऐसा देखा, तो उस पत्नी को पता चल गया कि ये तो मूर्ख है, सबसे बड़ा मूर्ख है ये तो, और इसके साथ में मैंने विवाह कर दिया। तो इनको बोला कि जब आप योग्य हो जाओ तो ही मेरे पास में आना, वरना आना भी मत दियो। यूँ करके भगा दिया। तो कालिदास हैं वह भाग जाते हैं और कालिदास के जो कंठ में माँ काली का वास हो जाता है और फिर कालिदास जो है वो बहुत बड़े विद्वान हो जाते हैं और इन्होंने बहुत बड़े बड़े नाटक और ग्रंथ लिखे हैं। तो देखते हैं कालिदास के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के बारे में। तो नाटक, कालिदास का नाटक मालविका अग्निमित्रम में पुष्य मित्र एवं यवनों के युद्ध का उल्लेख है। मालविका अग्निमित्रम में पुष्य मित्र और यवनों के युद्ध का उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस में नंद के पतन एवं चंद्रगुप्त को चाणक्य द्वारा राजा बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस भी एक ग्रंथ लिखा गया है, ये चाणक्य ने कालिदास ने नहीं लिखा है, ठीक है। इसके बाद में देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय एवं शकों के संघर्ष का उल्लेख मिलता है। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम में तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो लिख लेते हैं प्रमुख नाटक जो है वह कालिदास के द्वारा लिखा गया मालविका अग्निमित्रम। कालिदास, देखो कालिदास ने कौन सा नाटक लिखा है? कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में पुष्यमित्र मालविका अग्निमित्र में पुष्यमित्र एवं यवनों के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये तो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। कौन सा नाटक? मालविका अग्निमित्रम। किसने लिखा था? कालिदास ने। इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है?
पुष्यमित्र और यवनों के मध्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का वर्णन मिलता है एक नाटक। ये तो कालिदास का हो गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में नंद के पतन एवं चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य के द्वारा राजा बनाए जाने की कहानी मिलती है, ठीक है। मुद्रा राक्षस में नंद के पतन एवं चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य द्वारा राजा बनाए जाने की कहानी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। देखो, मुद्रा राक्षस में नंद के पतन एवं चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य द्वारा राजा बनाए जाने की कहानी का उल्लेख मिलता है। किसके अंदर? मुद्रा राक्षस में। कालिदास ने कौन सा लिखा है नाटक? मालविका अग्निमित्रम नाटक लिखा है। आगे देखते हैं देवी चंद्रगुप्तम में एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय एवं शकों के मध्य संघर्ष का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, देखो, देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय एवं शकों के मध्य संघर्ष का उल्लेख मिलता है। किसमें? देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय एवं शकों के मध्य जो युद्ध हुआ था या संघर्ष हुआ था उसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा देखते हैं शूद्रक द्वारा, देखो, हाँ, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम में, शूद्रक द्वारा रचित ग्रंथ है मृच्छकटिकम में तत्कालीन समय की राजनीतिक, आर्थिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति का उल्लेख मिलता है। देखो, नाटकों के बारे में अपन देख रहे थे। नाटकों के अंदर हमने देखा कालिदास ने एक नाटक लिखा मालविका अग्निमित्रम। इसके अंदर हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र एवं यवनों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है इसमें। इसके बाद में मुद्रा राक्षस में नंद के पतन
नंद के पतन एवं चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य द्वारा राजा बनाए जाने की कहानी का उल्लेख मिलता है। किसमें? मुद्रा राक्षस में। देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय एवं शकों के मध्य जो युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था, उसका उल्लेख मिलता है। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम में तत्कालीन समय की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति का उल्लेख मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, कर लिया होगा आपने नोट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन कथा साहित्य। कथा साहित्य के अंदर हम देखेंगे विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र, गुणाढ्य की बृहद कथा, क्षेमेंद्र की कथा, बृहद कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरित सागर आदि जो ग्रंथ हैं, वहां से हमें ऐतिहासिक महत्व की जानकारियां मिलती हैं। देखो विद्यार्थियों, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, इससे संबंधित प्रश्न रीट के अंदर आ चुका है। रीट में ये प्रश्न आया हुआ है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। ठीक है, अब देखते हैं कथा साहित्य। कथा साहित्य, कथा साहित्य के अंदर देखते हैं विष्णु शर्मा द्वारा रचित, विष्णु शर्मा द्वारा रचित, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, गुणाढ्य, गुणाढ्य ने भी एक ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ नाम है का है गुणाढ्य की बृहद कथा, गुणाढ्य की बृहद कथा, बृहद कथा। गुणाढ्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? बृहद कथा। क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, क्षेमेंद्र ने एक ग्रंथ लिखा है, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी। सोमदेव की कथा सरित सागर, सोमदेव की कथा सरित सागर, सोमदेव की कथा सरित सागर, सोमदेव की कथा सरित सागर। आदि कथा ग्रंथ, आदि कथा ग्रंथ, आदि कथा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व के माने जाते हैं, ऐतिहासिक महत्व के माने जाते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, गुणाढ्य द्वारा रचित बृहद कथा, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरित सागर आदि कथा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व के माने जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ग्रंथ थे
ये ग्रंथ लौकिक साहित्य के अंदर थे। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे विदेशी वृत्तांत। जो विदेशी यात्री भारत के अंदर आए थे, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।